यूपीएससी करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम और 5 टॉपिक देखेंगे। पहला है भारत की विधिक प्रणाली, रेसिप्रोसिटी पारस्परिकता आधारित नीति। दूसरा है 90 दिवसीय अखिल भारतीय मध्यस्थता अभियान। तीसरा टॉपिक है कारागार सुधार, गरीब कैदियों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग। चौथा टॉपिक है लोकपाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामला दूसरी पीठ को स्थानांतरित। और पांचवा है संवैधानिक न्यायालयों में समानता। भारत की विधिक प्रणाली। अब पारस्परिकता आधारित नीति ये होती क्या है? ये होती है कि तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे ना, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। और ये भारत इंटरनेशनल लॉज में या बाकी देश भी ऐसा खूब करते हैं कि तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो कानून के मामले में या व्यापार के मामले में, वो भी वैसा ही करते हैं। तो भारत ने अभी अभी थोड़े दिन टाइम पहले ये कि भारत ने विदेशी वकीलों या लॉ फर्मों को भारत में एंट्री की अनुमति दी थी। और ये किस आधार पर करेंगे कि रेसिप्रोसिटी, यानी भारत के फर्मों को जहां अनुमति मिलेगी जिस देशों में प्रैक्टिस करने की, वहां ये भारत में भी होंगे। अब मुख्य तथ्य रेसिप्रोसिटी ये अर्थ वही है कि जो देश भारतीय वकीलों को अनुमति देगा, भारत भी उसी देश के वकीलों को अनुमति देगा। अब इसको नियामक कौन करता है? वहीं जो वकीलों की रेगुलेटरी बॉडी है, सेम वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी इसी को रेगुलेट करेगी। अब कौन सा कानून के आधार पर? एडवोकेट्स एक्ट 1961। और विदेशी वकील क्या कर सकते हैं? एक तो विदेशी कानून पर यहाँ के लोग, यहाँ की फर्में, यहाँ की जो कंपनियां उनको सलाह देंगे कि भाई जहाँ भारत की कंपनी कोई विदेश में जाके इन्वेस्ट करेगी या उनके साथ व्यापार करेगी, तो उनके बारे में विदेशी कानून के बारे में उनको बता सकेगी, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता करवा सकेगी, विदेशी क्लाइंट से संबंधित सलाह। और लेकिन भारतीय अदालतों में वकालत की अनुमति नहीं है। कि ये नहीं कि विदेशी फर्में जाके भारतीय अदालतों में जाके प्रैक्टिस करने लग जाए, ऐसा नहीं। और और जो भी वहाँ अलाउ है उनमें पंजीकरण करना जरूरी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। और उद्देश्य क्या है इसका कि एक तो भाई भारत को वैश्विक विधिक केंद्र बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को बढ़ाना। अब भारत में ये लॉ फर्में आएंगी तो वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है, बेस्ट वो कैसे काम करती है विधिक और ये व्यापार वगैरह में जो बेस्ट कानून है, तो उनसे परिचित करवाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। प्रीलिम्स ट्रिक है कि विदेशी वकील सलाह प्लस मध्यस्थता करेंगे पर भारतीय अदालतों में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दूसरा टॉपिक है 90 दिवसीय अखिल भारतीय मध्यस्थता अभियान। देशव्यापी 90 दिन पैन इंडिया मीडिएशन कैंपेन की शुरुआत की गई है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये समझे कि भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा मामले लंबित हैं और उन लंबित मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग अलग प्रयास करता रहता है, जैसे मीडिएशन, मध्यस्थता और माध्यस्थम, सुलह, आर्बिट्रेशन, ये सभी मतलब ये क्या कि भाई आप कोर्ट के बाहर भी जाके सहमति के आधार पर या कोई मीडिएटर बैठा के फैसला करे ताकि कानूनी निपटान हो और जिस लोगों का भी समय खराब होता है उसकी बचत हो। लेकिन इसके बारे में भी लोगों को जागरूकता नहीं है कि भाई कैसे करें। अब उनको एक ही उपाय मिलता है कि कोर्ट में जाना है। तो अब उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसकी प्रारंभ होगा 1 जुलाई से। और इसका जो नेतृत्व कौन कर रहा है? वो नालसा कर रहा है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो ये 1987 में बनाई गई थी। अब MCPC, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, ये नालसा और MCPC दोनों साथ में मिलकर ये करेंगे। उद्देश्य है लंबित मामलों में कमी लाना, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना, कि भाई जो और ऑप्शन है उसके माध्यम से आप कानूनों का समाधान हो, विवाद होगा। अब ये किस स्तर पर होंगे? जिला स्तर पर, उच्च न्यायालय और तालुका स्तर पर भी होंगे। नालसा इम्पोर्टेंट है, याद करने लायक है। ये जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए एक सरकार विधिक सहायता के रूप में
कि भाई उनको है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते वकील, तो उनको एक ऐसा कि सरकार की तरफ से वकील प्रोवाइड करवाए, उसके लिए नालसा आया था। और इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत और एडीआर को प्रोत्साहन दिया जाता है इसके तहत। और इसमें कौन कौन से जो है वो एक ये तो इसमें नालसा के तहत महिलाएं, जो गरीब वर्ग है या बच्चे हैं या जो फैक्ट्रीज में बंधक मजदूर वगैरह है, उनको वापस नॉर्मल धारा में लाया तो उनके लिए ये नालसा काम करता है। तीसरा है कारागार सुधार। ये भी भारत का एक बहुत बड़ा इशू है। अब गरीब कैदी है वो बेल भी खुद ले नहीं सकते, उनके पास न जागरूकता है न पैसे हैं। जो अमीर आदमी है वो ले लेते हैं। तो गरीब कैदियों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को गरीब कैदियों के लिए आवंटित धन के उपयोग का निर्देश दिया है कि जो वो धन है पर वो उपयोग नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इनका उपयोग किया जाए। योजना संबंधित तथ्य, ये योजना 2023 में प्रारंभ हुई थी जो धन आवंटित की। और नोडल मंत्रालय वो है गृह मंत्रालय। नोडल एजेंसी है एनसीआरबी, जो क्राइम से रिलेटेड जितने भी डेटा प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है, वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो ये वो करेगी मुख्य एजेंसी गृह मंत्रालय के साथ। मुख्य प्रावधान है धन का उपयोग हो जुर्माना भरने में। धन का उपयोग किस किस रूप में किया है? जुर्माना भरने में, एक तो गरीब कैदियों के लिए। जमानत, अब उनको जमानत प्राप्त करने में। और जिला स्तरीय समिति जो डीएलएस है नालसा की वो। और पात्रता के अधिकतम सहायता है 40,000 रुपये प्रति मामला। उद्देश्य गरीब कैदियों को राहत, जेलों की भीड़ कम करना। प्रीलिम्स पॉइंटर है एनसीआरबी नोडल एजेंसी है धन उपयोग के लिए। अब चौथा टॉपिक पे आते हैं, वो है लोकपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामला दूसरी पीठ को स्थानांतरित किया गया है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश से जुड़े मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया। इसमें मुख्य विवाद क्या है? क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में, अब इसके लिए एक लोकपाल एक्ट 2013 की धारा है धारा 14(1)(f) का, उसमें सुप्रीम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो लोक सेवक है। इस लोकपाल एक्ट की 2013 की धारा के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोक सेवक है और सुप्रीम कोर्ट के नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख इस बार ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकपाल के इस अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आएंगे। अधिनियम है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। संरचना देखे इसकी, लोकपाल एंड लोकायुक्त की अध्यक्ष होगा एक तो, और अधिकतम 8 सदस्य। उसमें से 50% SC ST OBC महिला अल्पसंख्यक इनमें होना जरूरी है। नियुक्ति कौन करती है लोकायुक्त की, लोकपाल की वगैरह की? एक तो पीएम करता है, समिति में नियुक्ति करने वाली कमेटी में पीएम होता है, और लोकसभा स्पीकर, और जो लोकसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये 4 होते हैं लोकपाल की नियुक्ति करने वाली कमेटी में। अब लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन आते हैं? पीएम आते हैं, मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, और ग्रुप एडी अधिकारी आते हैं। तो मतलब मान लो कि सब कुछ आ गया, पीएम आ गए, फिर मंत्री आ गए, और सांसद सारे आ गए, और ग्रुप एडी अधिकारी सारे ऐसे आ गए। तो अब बच्चे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना वो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे, पहले भी नहीं आते थे। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते थे, और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख ये रहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं आएंगे। 5वां टॉपिक है संवैधानिक मामलों में समानता का अभ्यास। ये थोड़ा मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय में संवैधानिक न्यायालय द्वारा समानता के वास्तविक अभ्यास पर जोर दिया गया, विशेष रूप से न्यायिक नियुक्तियों, प्रतिनिधित्व और पहुंच के संदर्भ में। मुख्य परीक्षा के प्रासंगिक बिंदु, संवैधानिक आधार है विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर। अब समानता का आशय क्या है? जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट। समानता केवल औपचारिक नहीं है बल्कि वस्तुगत
सार्थक समानता। अब हम ये नॉर्मल में कह देते हैं कि सबके साथ कानून के एक साथ कानून के समक्ष सभी समान हो, तो ये कोई समानता नहीं हुई, ये तो एक दिखावा हो गया। एक्चुअली में समानता हो ही नहीं। दो आदमी दो डिफरेंट वर्ग से आते हैं, एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी। अमीर आदमी बेल ले सकता है आसानी से, पैसे है उसके पास, उसको अच्छे लॉयर हायर कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी नहीं कर सकता। तो अब वो कैसे बराबर हो? अब गरीब आदमी वो निर्दोष होगा तो भी अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अच्छे वकील नहीं है। तो ये समानता नहीं है। तो इसको सब्सटेंटिव इक्वलिटी लाना कि यानी सार्थक और सच में दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फॉर्मल इक्वलिटी सभी के लिए समान नियम, सब्सटेंटिव इक्वलिटी ऐतिहासिक व सामाजिक असमानताओं को ध्यान में रखकर न्याय, संवैधानिक न्यायालयों में उपेक्षा, न्यायिक संस्थाओं में विविधता लाना है, समावेशन, प्रतिनिधित्व, विशेषतः महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जब ये सभी शामिल होंगे न्यायालय में, तभी तो एक समानता आएगी। वरना कैसी समानता कि सारे बड़े बड़े पदों में केवल अमीर वर्ग, गरीब गरीब वर्ग आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कुछ उसके रूट कॉजेज कुछ और है। इसका मतलब एक्चुअली में समानता नहीं है। तो उसको स्थापित करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, न्यायपालिका में समानता का महत्व न्यायिक निष्पक्षता को मजबूत करता है, न्यायिक प्रणाली पर लोक विश्वास बढ़ाता है, संविधान की समानता समानतावादी भावना को साकार करता है। और इससे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट के है निर्णय। इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट इंडिया 2017 में वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्ति में पारदर्शिता व समान अवसर किए जाए। इंदिरा जयसिंह केस 2023 में दोहराया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष व समानतापूर्ण होनी चाहिए। स्टेट ऑफ केरला वाले NM थॉमस में 1976 वहाँ ये सब्सटेंटिव इक्विलिटी की अवधारणा को मान्यता दी गई थी। अब इसमें प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि समानता और समान व्यवहार दोनों अलग नहीं है। ये आर्टिकल 14 में है ना, समानता और समता। तो ये पूछ सकते हैं, न्यायपालिका में विविधता संविधान की आत्मा है, संवैधानिक न्यायालयों में समानता का अभ्यास अनुच्छेद 14 की सार्थक व्याख्या का व्यवहारिक रूप है। थैंक यू।